नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार समर्थ मिश्रा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह एक अच्छे समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको बताते चले कि समर्थ मिश्रा ने समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा कि उनके मुखिया अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, यह सबको मालूम है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना का पालन करते हुए हमारी रैली में 10 लोग हों चाहे 1000 पर कोरोना गाइडलाइन लागू होती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की रैली में कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता। समर्थ मिश्रा ने कहा कि शहर के अंदर चाहे चौपाल पुल हो या लाल फाटक और श्यामगंज का, यह सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल की देन है। भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलने और शिलान्यास करके फोटो खिंचवाने का काम करती है। समर्थ मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। जब बीजेपी सरकार बनी, आप अगर मेरा नाम समर्थ मिश्रा है, मैं 125 कैंट विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। राजनीति में आप कब से आए? राजनीति में 2014 से सक्रिय हुआ। राजनीति से पहले जो शूटर मैं शूटर तो हम 2018 तक लगातार रहे, नेशनल खेलते रहे और लास्ट नेशनल भी जो खेला वो क्वालिफाइड करा। 2017 में हमारी रेंज, 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी, आप अगर रिकॉर्ड से भी निकालोगे उसके 6 महीने बाद स्टेडियम रेंज बंद कर दी गई। अभी खिलाड़ी से मतलब राजनीति हमेशा हमारा जो एक बात देखिए, ऊपर वाले ने हमें, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता सबके आशीर्वाद से सब हम पे है। ऊपर वाले को उससे मैंने पैसे कमाने के लिए, किसी और चीज़ों के लिए हमें नहीं किसी फील्ड में जाना, हम उसमें रहे, नौकरियों के लिए आता रहा, लेकिन हमें नौकरियों में जाना नहीं था। नेशनल खेला, नेशनल खेलने के बाद हम स्टेडियम में प्रैक्टिस हुआ करती थी। यहाँ पहुँचे हम मंत्री जी के पास कि रेंज बंद हो रही है, इन्हीं का वो लगता है स्टेडियम वही रोड आ रहा था। तो हम पहुँचे मंत्री जी के पास, हमारा नेशनल खेल लिया, हमें और अच्छा उपलब्ध कराई। उन्होंने अच्छा तो उपलब्ध नहीं कराया, वो जो रेंज चल रही थी वो रेंज भी बंद कर दी गई। फिर हम हल्के हल्के करके, पिताजी हमेशा राजनीति में, हम तो जब से पैदा हुए राजनीति देखी है, तो ये दूसरा हमें फील्ड ये लगी, तो दूसरी इस फील्ड में लगातार काम करें, लोगों से जुड़ते गए। फिर हल्के हल्के पहचान, संपर्क बढ़ते ऊपर वाले के आशीर्वाद से अच्छा संपर्क आज हमारे साथ है। सिर्फ और सिर्फ मैं समाजवादी पार्टी में था, मैं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में था, किसी और पार्टी में जी। मेरा एक चुनाव हुआ था आलमगिरीगंज, जो आपको बताऊं सभापति का चुनाव था, आलमगिरीगंज में था, जहां पे समझिए समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही बेकार, मतलब आप समझ रहे टोटल बीजेपी, जहाँ समाजवादी पार्टी चौथे 5वें नंबर पे आया करती थी, तो वहाँ पे मैदान में आने के लिए कोई नहीं था। तो हम पे समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया और हमने वो सीट, जबकि इतनी धांधली, मेयर साहब के उसमें भी धांधली, टोटल धांधली के बाद भी जो चौथे 5वें नंबर पे आज तक का इतिहास था आया करती थी, वो दूसरे नंबर पे लाने का काम किया था। सिर्फ 15 दिन, आज तक मेरा वो नहीं, 15 दिन में सिर्फ क्षेत्र बता रहा हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं, आप क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो ये किस तरह की आपके सामने मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरह की समस्याएं क्षेत्र से चल रही हैं? सबसे पहले तो अपने घर से निकलते ही हम किसी भी जगह जाते हैं, एक समस्या सबसे बड़ी है गड्ढों की, सुसाइड पॉइंट जो बने हुए हैं, किसी को भी मार गिराने के लिए वो तैयार बैठे हैं, जो फंस जाए मर जाए। सबसे पहले तो सुसाइड पॉइंट ख़त्म करने हैं। दूसरी बात बेरोजगारी, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप जरा ये बताइए, 5 साल के कार्यकाल में कैंट विधानसभा क्यों नहीं कैमरे लग रहे हैं? दिल्ली में कैसे, क्या सरकारी स्कूल इतने डेवलप कैसे नहीं होगा? यूपी में क्यों नहीं हो पाए? स्मार्ट सिटी आज तक एक नहीं बन पाई। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आ गया, लेकिन आज तक पूरे प्रदेश में एक स्मार्ट सिटी का आप नाम बताइए जो पूरी स्मार्ट सिटी हो चुकी है, कंप्लीट नहीं बता सकते आप। हो रहा है, कब होगा नहीं पता, हो रहा है, कब होगा नहीं पता। 125 कैंट विधानसभा से आप ही की पार्टी से और भी बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से दावेदार, आप अपने टिकट को लेकर कितना सोचते हैं? मैं टिकट को लेके, देखिए हर प्रत्याशी कहता है 100% आश्वस्त, बिल्कुल हम सोचते हैं हमारा ही होगा, लेकिन हम तो एक बात कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे निर्देश देंगे उनका वो सिपाही चुनाव लड़ने का काम करेगा। और अगर हम अपनी बात, अगर आप व्यक्तिगत बात करें, हम तो अपने काम पे भरोसा रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे हमें सीखा, हमने उनसे अपने काम पे भरोसा रखते हैं। सबसे ज़्यादा मीटिंग कराने का काम हम जानना चाहेंगे किसने करा दिया, उसको दिया जाए टिकट। सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किसने किया, उसको दिया जाना चाहिए टिकट। जो सबसे ज़्यादा जनता के बीच रहता है उसको दिया जाना चाहिए टिकट। जिसको सबसे ज़्यादा जनता का समर्थन प्राप्त है उसको टिकट दिया जाना चाहिए। जो इन तानाशाह शक्तियों से लड़ रहा है,
जो विपक्ष में लड़ रहा है तानाशाह शक्तियों से ज़्यादा, उसको दिया जाना चाहिए। बाकी हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भरोसा है, जिसे वो टिकट देंगे हम उसी चुनाव लड़ने काम करेंगे, तो हमें हो, पिताजी को हो या समाजवादी किसी भी सिपाही को हो। कैंट विधानसभा नहीं, मैं तो पूरे प्रदेश कहूँगा, लेकिन मैं अपनी कैंट विधानसभा की जिम्मेदारी जब आगे बढ़ रहा हूँ तो उसी की जिम्मेदारी की बात करूँ। पहले तो मैं जो सुसाइड पॉइंट अपनी कैंट विधानसभा से है, सबसे पहले तो वो ख़त्म करूँगा। सुसाइड पॉइंट का मतलब है जो गड्ढे नाले सब खोद के डाल दिए, कोई भी समा जाओ अंदर पता नहीं लगता है, कोई मुआवजा कोई कुछ नहीं, और बाद में कहते हैं देंगे, मुआवजा दे के भी किसी की जान का तुम 1-2 लाख रुपए दे दो, वो कुछ नहीं है। गड्ढे सड़कें सही करा दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरी चीज़, शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करना है। जैसे अभी आप चले जाइए 300 बेड वाले हॉस्पिटल में, इतने बेड हैं लेकिन उस हिसाब से आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे डॉक्टर। और इस तरीके की चीज़ों पे हमें काम करना है। और सबसे बड़ी बात जो करनी है, बेरोजगारी हटाने के लिए हमें फर्नीचर का काम वापस लाना है बरेली में, जरी का काम वापस लाना है। जैसे मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, तो हमें थोड़ी सी जलन होती है, हमारी बरेली में फर्नीचर भी था, जरी भी था, हमारी बरेली को ये चीज़ क्यों नहीं कहा जाता, वहाँ पीतल नगरी कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो बीजेपी समा गई है अपने अंदर, हमारी सरकार आने के बाद ये बाहर आएंगी और खूब विकास तरीके से काम होगा। हर विकास के मामले में सबसे पहले शिक्षा आपको मैं छोटे से एग्जाम्पल, छोटी बात में ख़त्म करूंगा। बिचपुरी में हम बैठे बीडीए के लिए धरने पे, उनके मकान तो बच गए, लेकिन मणिनाथ पे हमारी प्रॉपर्टी पे 2 नोटिस आ गए हमारे पास है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो है क्या मामला अभी परसों का हुआ, वो थाने वाला मामला जो था, वहाँ पे हम सिर्फ थाने में पहुँचे अपनी बात रखने, पत्रकार महोदय साहब हमारे साथ में थे। आप मानेंगे नहीं, एक सिंगल नारा नहीं, एक बार बदतमीजी नहीं। वहाँ पे पीएससी का ट्रक आ जाता है, सीओ आ जाते हैं, 4 एसएचओ आ जाते हैं, वर्दी पहन के खड़ी हो जाया जाता है, डंडी लाठी ऐसे लेकर खड़ा हो जाया जाता है। सिर्फ तानाशाही, अगर हम अपनी बात रखने, अपना पक्ष रखने अगर हम थाने पहुँच जाएंगे तो क्या पीएससी का ट्रक बुला लोगे? आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, क्या है? और बिचपुरी वाले मामले में हमारे घर पे पीएससी लगा दी गई, सब आपके सामने है, क्या सच है क्या झूठ है, सब आपके सामने है, एक एक चीज़ का तथ्य है मेरे पास। ये काम है। अब आप बताइए, तानाशाही है, यही सरकार है। आप आवाज़ उठाने जाएंगे, आपको घेर लिया जाएगा। पिताजी को छोड़े भाजपा, ज़्यादा समय नहीं हुआ तो मुकदमे की तैयारी वहाँ कोतवाली में चल रही है, सिर्फ पंजीकृत होना बाकी है, बाकी सब तैयारी कर ली है, जाँच वाँच चल रही है। जी, जिस तरह से आप अभी 2 दिन पहले हजारों युवाओं के साथ, बड़े जनाधार के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंच के अपने पिताजी की ज्वाइनिंग कराते हैं, पिताजी पहले आप किसी और पार्टी में? पिताजी हमारे बीजेपी अलायंस एनडीए रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी लोजपा, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे। अभी से नहीं, वो बहुत पहले से चले आ रहे थे, लेकिन माननीय रामविलास पासवान जी के मरने के बाद थोड़ा सिद्धांतवादी पार्टी जो भटकना हुआ वो भी सब चलता रहा। बाकी मैं व्यक्तिगत इसमें जाना नहीं चाहता। और पिताजी का मामला व्यक्तिगत तौर पे गए थे, समाजवादी पार्टी में भी 10 साल वो रह के गए थे, 10 साल रहे थे, लेकिन एक व्यक्तिगत थे, उनकी वजह से छोड़-छाड़ जो भी हुआ चले गए थे। और नरेशोत्तम जी, माननीय नरेशोत्तम प्रदेश अध्यक्ष जी, मनोज पांडे मंत्री जी जो प्रवक्ता भी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं, माता प्रसाद पांडे जी यूपी विधानसभा स्पीकर, उन सब की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी पिताजी की ज्वाइनिंग हुई। मैनेजमेंट का कुछ नहीं है हमारे पास। हम तो अपने पिताजी का एक चीज़ का हम धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे, कभी उनने दबाव नहीं डाला। वरना पिता थे, पिता ही होता है, पुत्र पुत्र ही रहता है। अगर वो दबाव डालना चाहते कुछ नहीं, उनने हमारी विचारधारा के साथ कभी उनने खिलवाड़ नहीं करा। हम समाजवादी में रहे, हमारी व्हीकल दोनों गाड़ियाँ अलग, हमारी जो गाड़ियाँ थी समाजवादी रहीं, कार्यालय हमारा रहा अलग समाजवादी, हमारा कारोबार सब कुछ अपना अपना, सबका अपना अपना था। लेकिन पिताजी वो पिताजी थे, लेकिन उन्होंने कभी दबाव हम पे नहीं डाला। और वो भी हकीकत बहुत टाइम से समझते आ रहे थे। जो किसानों के साथ हुआ, फिर उनका बिल एकदम से वो लेके आए, माफ़ करा गया, उन्हें भी कई जगह कई सामने करने पड़े विरोध के, वो समझ रहे थे हल्के हल्के करके, और उन्हें सही दिशा मिली। माननीय माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मनोज पांडे जी ने जाके ज्वाइन करा दिए समाजवादी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।